Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. So, प्रिडिकेट लॉजिक स्टार्ट किया था कल हमने. प्रपोजिशनल देखा हमने. प्रिडिकेट में हमने बोला दो क्वांटिफायर हम जनरली यूज करते हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर ऑल एंड द सेकेंड वन इज यूनिवर्सल. दो टाइप के क्वांटिफायर आपके यूज होते हैं, फॉर ऑल एंड यूनिवर्सल. ठीक है. ये कुछ हमने स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंटेशन देखे थे कि किस तरीके से हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं. ठीक है ना. हम देखिए इस पे एक पॉइंट हमारा ये है कि जैसे कभी भी कोई स्टेटमेंट में आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है. जैसे हमने दो स्टेटमेंट में कंजंक्शन परफॉर्म किया, लाइक एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो उस केस में किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. सो जस्ट यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक जो यूज करना है, दैट इज हम लिखेंगे फॉर एंड in quantifier in predicate logic for and in predicate logic. ठीक है. we use for all x px qx. there exist x px and qx. देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. इसका मतलब ये कि जब भी आपका स्टेटमेंट फॉर ऑल के लिए बन रहा हो, जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंट यूज किए कि फॉर ऑल कब यूज करना है, देयर एग्जिस्ट कब यूज करना है. तो हमने बोला कि एटलीस्ट फॉर सम या इस टाइप के स्टेटमेंट है तो वहां देयर एग्जिस्ट यूज करेंगे. और आपका फॉर ऑल फॉर एवरी इस टाइप का स्टेटमेंट है तो हम फॉर ऑल क्वांटिफायर यूज करेंगे, जैसे ऑल ट्रू है. ठीक है. या फिर हमने बोला दैट ऑल फॉल्स है. तो इस टाइप का कोई स्टेटमेंट है तो वहां फॉर ऑल यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट यूज कर रहे हैं. सो जब भी आपका कोई स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट यूज हो रहा है, यानी कि दो अलग अलग स्टेटमेंट है आपके, वहां पर देयर एग्जिस्ट का लॉजिक लग रहा है और उनमें एंड ऑपरेशन आपको दिख रहा है, तो देयर एग्जिस्ट के लिए एंड ऑपरेशन के लिए हम एंड सिंबल जो आपका नॉर्मल एंड सिंबल है वो यूज करते हैं. और फॉर ऑल में एंड ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं एरो. ठीक है. तो दिस इज रिप्रेजेंट टू एंड. ठीक है. किस केस में यूज करना है, व्हेन फॉर ऑल यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो फॉर ऑल के लिए एंड ऑपरेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, एरो. एंड देयर एग्जिस्ट के लिए एंड ऑपरेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, एंड वाला सिंबल. ठीक है. सो दैट इज ऑलवेज वैलिड. ये हमेशा ट्रू है आपका. ठीक है. तो कोई भी स्टेटमेंट, अब जैसे बहुत से बार क्या होता है क्वेश्चन, ये मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी किसी स्टेटमेंट में आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट को ज्वाइन किया है. ठीक है. सो अगर उन दोनों स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको दिख रहा है कि दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज एग्जिट, कि दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड स्टेटमेंट में दिख रहा है आपको, तो अगर फॉर ऑल का लॉजिक लग रहा है तो एरो यूज करना है. देयर एग्जिस्ट का लॉजिक लग रहा है तो एंड यूज करना है. यानी कि इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, फॉर दिस स्टेटमेंट जस्ट वी कैन से दैट कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स. ठीक है. और यहां पे हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर विच पी एक्स एंड क्यू एक्स आर ट्रू. लाइक फॉर जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लिखते हैं, उससे क्लियर होगा आपको. क्योंकि देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, बस आपको ये दो माइंड में रखना है कि जहां भी फॉर ऑल है वहां एरो यूज करना है एंड ऑपरेशन के लिए, और देयर एग्जिस्ट है वहां पर आपको एंड वाला सिंबल यूज करना है. क्लियर है. तो देखिए अगर आपको मान लीजिए यहां पर बोला है दैट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन, what is the correct translation of the following, what is the correct translation of the following statement, what is the correct translation of following statement into
मैथमेटिकल लॉजिक, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दिया है सम रियल नंबर आर रेशनल, सम रियल नंबर आर रेशनल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया है सम रियल नंबर आर रेशनल। ठीक है, और चार ऑप्शंस यहां पे दिए हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स, रियल एक्स और रेशनल एक्स। एक्स इज रियल और एक्स इज रेशनल। रेशनल एक्स, रियल एक्स। रियल एक्स, रेशनल एक्स। फॉर ऑल एक्स, रियल एक्स, रेशनल एक्स। क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, बताइए आंसर। C. सी। ये आना चाहिए। यस, सी इज करेक्ट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको जनरली हम जो एंड वाला लॉजिक बोल रहे थे उसका मतलब ये है कि यहां पर आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम रियल नंबर आर रेशनल, यानी कि दो डिफरेंट नंबर को कंपेयर कर रहे हैं आप, एक रियल को और एक रेशनल को। यानी कि दो फंक्शन बने आपके यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं, एक रियल फंक्शन है और एक रेशनल फंक्शन है। ठीक है, अब सम रियल नंबर आर रेशनल। ठीक है, तो क्या आप दोनों में से उन दोनों रियल और रेशनल का स्टेटमेंट में होना कंपलसरी है या नहीं? तो डेफिनेटली जब आप रियल और रैशनल को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि रियल और रैशनल दोनों का स्टेटमेंट में एक टाइम पर ट्रू होना कंपलसरी। तो दोनों के बीच में रिलेशन किस टाइप का है? तो दैट रिलेशन इज एंड रिलेशन। ठीक है, जस्ट ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि दैट रिलेशन इज एंड रिलेशन। इसका मतलब आपको दोनों के बीच में एंड लगाना है। अब रिलेशन क्या है? सम। तो सम रियल नंबर आर रैशनल, तो आप जस्ट इसको स्टेटमेंट को रीड कैसे करेंगे कि एक्स, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, एक्स इज रियल एंड एक्स इज रैशनल। पहला वाला क्या बोल रहा है? एक्स इज रियल और एक्स इज रैशनल। ठीक है, तो दैट इज नॉट ट्रू, ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा है हमें। यहां पे लिखा है कि एक्स इज रैशनल देन एक्स इज रियल, सो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। क्लियर है? और जैसे ही हमने बोला एंड ऑपरेशन है तो देयर एग्जिस्ट के साथ एरो यूज नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका यहां पे लिखा होता कि ऑल रियल नंबर आर रेशनल, ठीक है, ऑल रियल आर रेशनल, इस केस में क्या होगा आपका? डी। डी ऑप्शन होगा। गॉट इट? क्योंकि ऑपरेशन एंड है तो फॉर ऑल के साथ एरो यूज करेंगे और देयर एग्जिस्ट के साथ एंड यूज करेंगे। तो यहां पे अभी आंसर तो सी आ रहा है आपका, लेकिन इसके लिए ये आंसर होगा आपका कि x इज रियल फॉर ऑल x, x इज रियल एंड x इज रेशनल। गॉट इट? सो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। सो जस्ट स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें आप यही लॉजिक यूज करेंगे तो आपके मैक्सिमम ऑप्शंस तो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, द स्टेटमेंट इज, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, सम बॉयज इन द क्लास are taller than all the girls. ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट। अब इसके साथ आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि नॉट, एक फंक्शन है टॉलर x कॉमा y is true if x is taller than y। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर है? नाउ हमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है करेक्टली। देयर एग्जिस्ट x,
ठीक है, फॉर ऑल वाई गर्ल वाई एंड टॉलर एक्स वाई। बी, ठीक है, सम बॉयज इन द क्लास आर टॉलर देन ऑल गर्ल्स। अब चारों जगह हमें देयर एग्जिस्ट ही लिखा हुआ है आउटर में। अब देखिए स्टेटमेंट को किस तरीके से समझ रहे हैं हम कि आपको दो लोगों को कंपेयर करना है, एक बॉयज को एक गर्ल्स को, ठीक है। तो डेफिनेटली बॉयज और गर्ल्स दोनों का स्टेटमेंट में होना कंपलसरी है, ठीक है, बिकॉज द कंपैरिजन इज बिटवीन ओनली दिस टू। गॉट इट? सो आपको यहाँ पे अगेन है कि जितने भी फंक्शन यहाँ यूज हो रहे हैं लाइक बॉयज गर्ल्स एंड टॉलर, उन सबका स्टेटमेंट में एट ए टाइम प्रेजेंट होना कंपलसरी, यानी ऑल ट्रू होना चाहिए। तो एंड ऑपरेशन का लॉजिक यहां भी लगेगा आपका। नाउ व्हाट इज द आंसर? बी। कौन सा? बी। बी? Yes, sir. नहीं, देखिए देखिए अगेन मैंने बोला एंड ऑपरेशन के लिए लग रहा है, तो देयर एग्जिस्ट के साथ एरो यूज नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट के साथ क्या यूज करना है? एंड के लिए एंड सिंबल। ये एरो किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज द ब्रैकेट, दिस पार्ट। फॉर ऑल के साथ यहां पर अगेन दैट इज, सॉरी ये एक ब्रैकेट लग जाएगा आपका यहां पे, ठीक है। दैट इज दिस फॉर ऑल वाई गर्ल्स वाई एंड टॉलर एक्स वाई। सो फॉर ऑल के साथ एंड ऑपरेशन में हम ये सिंबल यूज नहीं करेंगे। फॉर ऑल के साथ कौन सा सिंबल यूज करेंगे? दैट इज एरो, ठीक है। ये डायरेक्ट वे है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखिए ये ऑप्शन रिजेक्ट हुआ क्योंकि देयर एग्जिस्ट के साथ एरो लगा। फिर देयर एग्जिस्ट के साथ यहाँ पे एंड है, लेकिन फॉर ऑल के साथ भी एंड लगा हुआ है। फॉर ऑल के साथ एंड ऑपरेशन के लिए क्या यूज करना है? एरो यूज करना है। सो दिस ऑप्शन इज नॉट ऑल्सो वैलिड। देयर एग्जिस्ट के साथ इंप्लाइज यूज कर रखा है, दैट इज ऑल्सो नॉट। डायरेक्टली आप राइट आंसर पे पहुंच गए। देखिए कोई लॉजिक आपको यहाँ पर जस्ट पहले स्टेटमेंट को समझना है कि क्या सारे फंक्शन का स्टेटमेंट में होना कंपलसरी है। यस, ऑल फंक्शन इज कंपलसरी, ठीक है, क्योंकि कहीं भी ऐसा और वाला रिलेशन नहीं दिख रहा है कि आइदर दिस ट्रू और दिस ट्रू, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं? एंड आएगा। और एंड के लिए हमें पता है कि अब मेन कंडीशन तो आपको यहाँ दिखी रही कि सम बॉयज लिखा है, यानी यूज तो देयर एग्जिस्ट ही करना है आपको। अब देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स इज बॉय, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सम x एंड x क्या है? आपका बॉय है, दैट इज मींस नाउ एंड फॉर ऑल y, y क्या है? आपकी गर्ल्स है। फॉर ऑल y दिस फंक्शन इज ट्रू, x इज टॉलर देन y। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका? जस्ट ये सिंबल। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है, यस सर। सो डी इज द राइट आंसर। अब देखिए अब अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि एंड वाला लॉजिक है, तो और वाला लॉजिक कैसे होगा? तो इस एग्जांपल से समझते हैं हम। देखिए आपसे बोला है अगेन आपको डिजाइन करना है, ठीक है। स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। गोल्ड एंड
silver ornament are precious. That is the statement. ठीक है, और इसी क्वेश्चन में ही दिखाया आपको gx, इसका मतलब है x is gold ornament. कुछ क्वेश्चंस में आपको हर एक फंक्शन की मीनिंग दिया हुआ रहेगा, और अगर किसी में नहीं दिया है तो यानी वो आपका डायरेक्टली ऐसा होगा जो आपको देख के समझ में आ रहा है. x is silver ornament and p of x means x is precious. ये तीन फंक्शन दिए हैं, कौन सा ट्रू है आपको ये देखना है. फॉर ऑल x px g of x and p of x. b for all x सर फर्स्ट ही वाला होगा. gx देखते हैं and sx tends to px. There exists x gx sx px. And the last one is for all x gx sx px. बताइए. फर्स्ट. फर्स्ट. ओके, और कोई? B. कौन सा? बी. Yes, sir. नो. देखिए, अब यहां पर दो वर्ड है, गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट आर प्रिसिशियस. तो क्या गोल्ड और सिल्वर दोनों एक साथ प्रिसिशियस होंगे? सिर्फ गोल्ड या सिर्फ सिल्वर प्रिसिशियस नहीं हो सकता. अरे दोनों का गोल्ड और सिल्वर का कोई रिलेशन है क्या यहां पर इस स्टेटमेंट में? नो सर, नो रिलेशन. चाहे एंड लगाओ यहां पे. अब देखिए, एंड लगा इसका मतलब ये नहीं कि एंड रिलेशन है. गोल्ड एंड सिल्वर दो अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट है और दोनों प्रिसिशियस होते हैं. तो सिर्फ गोल्ड प्रिसिशियस है, ये भी स्टेटमेंट सही है इसके अकॉर्डिंग. सिल्वर प्रिसिशियस, दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो आप क्या बोलेंगे? फॉर ऑल एक्स, एक्स इज आइदर गोल्ड या एक्स इज सिल्वर, इट इज प्रिसिशियस. सो डी इज द राइट आंसर. अब देखिए, ये तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो स्टेटमेंट ही रिवर्स कर दिया. उसने क्या बोला? अगर एक्स प्रिसिशियस है तो वो गोल्ड होगा और सिल्वर होगा. मीनिंग तो निकल रही है ना. कहां से निकल रही है? ये क्या बोल रहा है? अगर एक्स प्रिसिशियस है तो गोल्ड और सिल्वर होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोला है उसने. उसने क्या बोला? अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों क्या होते हैं? प्रिसिशियस होते हैं. अब ये तो इस स्टेटमेंट की. अब अगर आपने बोल दिया कि दैट इज एक्स इज प्रिसिशियस, देन एक्स इज ओनली गोल्ड एंड सिल्वर बोथ. एंड का मतलब क्या हो गया? दोनों. तो दोनों कहां है? दोनों में से कोई भी हो सकता है ना. लेकिन उसमें तो दोनों. कहां है दोनों? उसने क्या, देखिए अगेन वही स्टेटमेंट को आपको कैसे समझना है कि गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट आर प्रेशियस, यानी कि आप गोल्ड और सिल्वर को रिलेट नहीं कर रहे. आपने दो टाइप के ऑर्नामेंट्स को क्या बोला है कि दैट आर प्रेशियस. सो आप ये बोल रहे हैं कि या तो गोल्ड लें आप या सिल्वर लें, बोथ आर प्रेशियस. लेकिन उसने स्टेटमेंट में तो वो लिखा है ना सर. क्या गोल्ड लिखा है? एंड सिल्वर. तो वही तो मैं बोल रहा हूं, इसीलिए तो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं कि इस टाइप से लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें. गोल्ड एंड सिल्वर का मतलब ये नहीं हो गया आपका कि दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम. दो गोल्ड को और सिल्वर को रिलेट किससे कर रहे हैं? प्रीशियस से. गॉट इट? इसलिए और यूज हो रहा है यहाँ पे एंड की प्लेस पे. ठीक है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में, अदरवाइज अगर मान लीजिए यहां दोनों कंपलसरी होता
कि दोनों एक साथ प्रिसिशियस है, तो फिर ऑप्शन आपका बी होता, फिर भी ए तो नहीं होता। यस सर। समझ में आया? क्योंकि दोनों कंडीशन को साथ में रख के आप उस प्रिसिशियस वर्ड को बाद में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन तो पहले उसने एक्स को प्रिसिशियस फिक्स कर दिया और फिर बोल रहा है कि एक्स या तो गोल्ड गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट दोनों होगा। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपको स्टेटमेंट दिया है उसी ऑर्डर में आपको उसको ड्रॉ करना है। ये भी रूल है। हम्म, यस सर। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। ओके सर, डन सर, लिख लिया। ठीक है, चलिए। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एवरी टीचर is liked by some students. Every teacher is liked by some student. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन for all x teacher x implies there exists some y student y likes x comma y। ठीक है, अब लाइक्स फंक्शन का वर्किंग क्या है? अब x टीचर है और y स्टूडेंट है, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, x इज लाइक बाय y, यानी टीचर इज लाइक बाय स्टूडेंट। टीचर, ओके। Teacher x, there exists some y student y and like x comma y। बताइए। सिंपल सा है, डायरेक्टली दिख रहा है इसमें। बी सर। यस, मैक्सिमम का आंसर बी आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। देखिए अगेन वही है आपका, क्या है, एवरी टीचर इज लाइक बाय सम स्टूडेंट, तो अब टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है तो डेफिनेटली दोनों का स्टेटमेंट में होना कंपलसरी, सो एंड रिलेशन बन रहा है दोनों में। ठीक है, अब एवरी टीचर इज लाइक बाय सम स्टूडेंट, ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स, क्योंकि टीचर की बात कर रहे हैं, ऑल टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो फॉर ऑल एक्स, ठीक है, टीचर एक्स, तो ये तो सब जगह दिख रहा है आपको। अब हम बोल रहे हैं एंड ऑपरेशन के लिए फॉर ऑल के साथ एरो होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हमें, फॉर ऑल के साथ एरो होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे देखा फॉर ऑल के साथ क्या है, एंड है, यानी ये ऑप्शन गया आपका। अब इसके बाद देयर एग्जिस्ट सम वाई, और देयर एग्जिस्ट के लिए एंड के लिए क्या यूज करेंगे, एंड सिंबल, सो बी इज द राइट आंसर। इसने एरो लगा रखा है, सो इट इज नॉट राइट। ठीक है, वो जो दो पॉइंट है ना उसको बिल्कुल याद रख लेना, ताकि आप उससे ऑप्शंस रिजेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, बाकी इन दोनों में आप देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट वाई एंड, अब डेफिनेटली हमने क्या बोला, एंड रिलेशन बन रहा है और सम स्टूडेंट्स के लिए बनाना है, तो देयर एग्जिस्ट वाई लिखेंगे आप, और एंड रिलेशन के लिए एंड सिंबल यूज करेंगे, स्टूडेंट वाई लाइक्स एक्स, ठीक है, बाय वाई। सो ये फंक्शन दोनों में एंड होना चाहिए, और ऑलरेडी एक्स आप सिलेक्ट कर चुके हैं। व्हाट इज द एक्स, एक्स का मीनिंग यहां से क्लियर हो रहा है आपका, ये एक्स टीचर है।
Got it? Now, not all the glitters, not all the glitters is gold. Not all the glitters is gold. ठीक है, अब मीनिंग यहां पे दिया हुआ है, दो फंक्शन दिखे, दैट इज ग्लिटर, ग्लिटर्स एक्स, इसका मतलब है is true if x glitter, gold x is true if x gold. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन for all x glitters x gold x, negation of gold x. For all x gold x glitters x. Gold x glitters x. The last, there exists x glitter x and not gold x. डी। कौन सा? डी। बी। डी। ठीक है, डी। यस। देखिए, अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में जो रूल्स लिखे थे, नॉट ऑल का मतलब क्या हुआ? नॉट ऑल ग्लिटर इज गोल्ड। इस स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, नॉट ऑल ग्लिटर इज गोल्ड, यानी कि सारे ग्लिटर गोल्ड नहीं है, यानी एटलीस्ट एक ऐसा ग्लिटर होगा जो गोल्ड नहीं होगा। यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस, एटलीस्ट वन ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। सारे ग्लिटर्स गोल्ड, नॉट ऑल ग्लिटर्स इज गोल्ड, सारे ग्लिटर गोल्ड नहीं है, इसका मतलब एटलीस्ट वन ग्लिटर जो होगा आपका वो गोल्ड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? सो इस दोनों स्टेटमेंट के एटलीस्ट के लिए हम क्या बोलेंगे? दैट एटलीस्ट वन, यानी देयर एग्जिस्ट एक्स। अगर एक्स ग्लिटर है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स या एटलीस्ट वन एक्स, एटलीस्ट वन एक्स। अगर एक्स ग्लिटर है तो एक्स गोल्ड नहीं होगा। डी इज द राइट आंसर। अब ये तो सबके लिए बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन कि फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए अगर एक्स ग्लिटर है तो एक्स गोल्ड नहीं होगा, बट ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा है। ठीक है, नॉट ऑल ग्लिटर्स इज गोल्ड, तो सारे ग्लिटर्स गोल्ड नहीं होंगे, इसका मतलब कि कुछ ग्लिटर्स गोल्ड हो सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोई भी ग्लिटर गोल्ड नहीं होगा आपका। सो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि सारे फॉर एक्स, एक्स इज गोल्ड देन एक्स इज ग्लिटर, यानी सारे एक्स के लिए अगर एक्स गोल्ड है तो एक्स ग्लिटर है, तो ऐसा तो स्टेटमेंट कहीं से भी नहीं दिख रहा है हमें, सो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। इसके लिए देयर एग्जिस्ट गोल्ड एक्स एंड नॉट ग्लिटर, तो अगेन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स, अगर एक्स गोल्ड है तो एक्स ग्लिटर नहीं होगा, यानी एटलीस्ट वन ऐसा एक्स है जो एक्स अगर गोल्ड है तो वो ग्लिटर नहीं होगा, बट स्टेटमेंट उल्टा है आपका। दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। सर बी और सी को तो सर हम वैसे भी नेगलेक्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि गोल्ड के बारे में तो सर हम कुछ बोल ही नहीं सकते ना सर। हाँ, सर एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली वही। गोल्ड के बारे में आप कैसे बोलोगे, क्योंकि मतलब आपको हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस तो सर ग्लिटर रहेगी। ग्लिटर रहेगी, एग्जैक्टली।
वही बता रहा हूं मैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस ग्लिटर रहेगी, तो आप गोल्ड को कंसिडर करके ग्लिटर पे नहीं जा सकते हो। यू शुड कंसिडर द ग्लिटर एंड देन गो टू गोल्ड। सो बी और सी ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। और ए वाला आपका क्या बोल रहा है, फॉर ऑल के लिए बोल रहा है, लेकिन ये नॉट ऑल का मतलब फॉर ऑल नहीं है। नॉट ऑल का मतलब आपका कहीं ना कहीं आप देयर एग्जिस्ट पे जा रहे हो, कि नॉट ऑल इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट। ठीक है, ये वर्ड से आप कंपेयर करें, जैसा हमने वहां पे स्टार्टिंग में जो लिखे थे 7 स्टेटमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंपेयर करें। यानी आपका नॉट ऑल लिखा है तो कहीं भी देयर एग्जिस्ट आपको यूज करना रहेगा। अब देखिए बहुत सी बार क्या होता है आपका, इस टाइप से अगर मान लो ऑप्शन होता है आपका फॉर ऑल एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स ग्लिटर एक्स और गोल्ड एक्स। अब आपने बोला कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो जस्ट क्या करें, नॉट का मल्टीप्लाई कर दे, बोथ आर इक्विवेलेंट। अरे दोनों इक्विवेलेंट है, नॉट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट में, और ये नॉट प्लस में हो जाएगा और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नॉट का प्लस हो जाएगा, ए सॉरी इसका प्लस का नॉट हो जाएगा। यानी बोथ स्टेटमेंट। तो बहुत सी बार आपको रिवर्स लिखा हुआ आ जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि नॉट का मल्टीप्लाई करने से चेंजेस कैसे होते हैं। फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में, एंड को और में, या और को एंड में, नॉट को प्लस में, प्लस को नॉट में, इस तरीके से कन्वर्जन करना है आपको। ठीक है, अब देखिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वो फॉर्मूलेज तो आपको मतलब याद ही करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई अलग दूसरा कोई वे नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो जस्ट हेडिंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, यानी लॉजिकली इक्विवेलेंट इक्वेशंस आपसे पूछी जाती है। एक ऑप्शन में एक इक्वेशन दी है और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, यानी कि उसके इक्विवेलेंट क्या है, जैसा हमने प्रीपोजिशंस में किया था। सो इन दिस केस जैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस पूछा है आपको, तो फर्स्ट है जैसा हमने वहां पे लिखा था, अभी नॉट वाला रूल जो लिखा, तो पहले उसी को लिख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, अगर नॉट लगाया आपने, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स। नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया आगे, तो देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल लिख दिया और पी एक्स को नॉट पी एक्स लिख दिया। सो बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्लियर है? सेकेंड, negation of for all x px, that is equivalent to there exists x not of px। ठीक है, ये दोनों तो आपको बिल्कुल याद रखने ही है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको कहीं लिखा है फॉर ऑल x px एंड qx, इट इज इक्विवेलेंट टू, अगर इस टाइप से आपने लिखा है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल x px and for all x qx, and you can multiply for all in the statement। Clear? Now there exists x px और qx, like इस टाइप से कोई स्टेटमेंट है। सो देयर एग्जिस्ट के साथ अगर आपका और ऑपरेशन के साथ यूज कर रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई देयर एग्जिस्ट टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो मान लीजिए आपका इस टाइप से लिखा है फॉर ऑल x px and there exists y qy। ठीक है, फॉर ऑल x px there exists y qy, ये लिखा है आपको। अगर तो अलग अलग फंक्शन के साथ आपने अलग अलग प्रिडिकेट यूज कर रहे हैं, सो यू कैन टेक बोथ एज अ कॉमन, यानी फॉर ऑल x एंड देयर एग्जिस्ट सम y, आप इसको एक साथ कॉमन लेके px एंड qy इस तरीके से लिख सकते हैं उसको। ठीक है, फॉर ऑल x px और देयर एग्जिस्ट y qy। ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए लिखा है आपको फॉर ऑल x px और देयर एग्जिस्ट y qy।
सो अगेन फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई कॉमन ले लिया, पी एक्स और क्यू वाई इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है आपका कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये लिखा है और 4 ऑप्शंस दिए हैं किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यू शुड नो अबाउट दिस। और एंड के लिए लिखा हमने, ठीक है। जैसे अगर आपने लिखा है दैट इज देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, जैसे हमने यहाँ पे एंड के लिए लिखा था फॉर ऑल के लिए, एंड के लिए देयर एग्जिस्ट के साथ भी वर्क करेगा क्यू एक्स दैट इज इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है। इट इम्प्लाइज टू दिस ए पी एक्स एंड देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा बहुत सारे हैं फॉर्मूले, तो सो जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं यू शुड रिमेंबर दैट, यानी इतने तो आपको रखने ही है याद, क्लियर। इसके अलावा जितने भी है मैं आपको इसकी जो फॉर्मूलेज है इसकी पिक आपको शेयर कर दूंगा डायरेक्ट टेलीग्राम पे, ठीक है। सो जितने आपको बन रहे हैं उससे वो सारे आप याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आया जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है तो ये तो अब हमें समझ में आ ही रहा है कि किस तरीके से हम कर लेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। बट डायरेक्ट लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन अगर आता है तो आपको फिर थोड़ा सा हिंट, मतलब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है ये, बट आपको क्लियर होने चाहिए कि दैट इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट, ठीक है। सो आई विल शेयर द इमेज ऑफ दैट ऑल फॉर्मूलाज ऑन टेलीग्राम, ओके। यस सर। ठीक है, तो देखिए दैट इज ऑल अबाउट दी प्रिडिकेट लॉजिक। प्रिडिकेट में आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं गेट पे, ठीक है। मतलब जो एक स्टेटमेंट लिखा है और उसके लिए 4 आपको दिए हुए हैं कि कौन सा करेक्ट होगा उसके लिए, सो उस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यू शुड नो अबाउट दैट। सर प्रीवियस स्लाइड एक मिनट। हाँ डन सर। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रिकरेंस रिलेशन। तो फॉर्मूलेस को याद कैसे रखना है, मतलब लाइक बिना लॉजिक के कैसे अपन याद कर सकते हैं उनको? नहीं ऐसा भी नहीं है, लॉजिक दिख रहा है उसमें, क्या नहीं है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि 2 अलग अलग प्रीमाइसेस का एंड कर रहे हो, फॉर ऑल लगा रहे हो, तो इंडिविजुअल भी लिख सकते हो आप उसको। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करते कि एंड ऑपरेशन में आपने ये लिखा है, सो यू कैन यूज लाइक दिस। अगर आपने देयर एग्जिस्ट लिखा है तो भी वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने बहुत इजी वाले फॉर्मूले लिखे, क्योंकि टफ वाले लिखते तो मैं बोलते सर क्या पढ़ा रहे हो आप, इसलिए मैंने बोला इमेज भेज दूंगा मैं क्योंकि कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें, जस्ट फॉर्मूले से, ठीक है। और इम्प्लीकेशन भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि देखिए अगर आप यहाँ पर हम देखें दैट जो स्टेटमेंट हमने लिखा है कि दिस इंप्लाइज दिस, ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने कि फॉर ऑल पी एक्स एंड क्यू एक्स इज इंप्लाइज टू दिस, यानी कि ये आपका क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन मान लीजिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक दिस, देखिए इसी में एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं। जैसे अगर मान लीजिए इस टाइप से लिखा है देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स एंड देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स, ठीक है। ये पूरा आपने साथ में लिखा है लाइक दिस, जो आपने राइट हैंड पार्ट में लिखा है। और आपने लिखा है इट इंप्लाइज दैट कि यू जस्ट फाइंड द कॉमन एंड पी एक्स एंड क्यू एक्स, ठीक है। सो दैट इज नॉट वैलिड, यानी कि ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है।
यू कैन ओपन दी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, यानी कि देयर एग्जिस्ट का आप मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल लिख सकते हैं, यानी कि आपने ये लिखा इम्प्लाइज टू ये लिखा, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ये लॉजिकली, यानी कि दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इज वैलिड। बट अगर आपने लेफ्ट राइट वाला पार्ट लेफ्ट में और लेफ्ट वाला पार्ट राइट में लिखा, दैट इम्प्लीकेशन लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शनल है, यहां तक हमने इक्विवेलेंट इक्वल असाइन किया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन दिस केस हम क्या बोल रहे हैं, दैट इम्प्लाइज स्टेटमेंट, तो दैट मीन्स यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, देखिए जस्ट कुछ नहीं है, आपसे जितने ज्यादा फॉर्मूले याद हो रहे हैं जस्ट रिमेंबर दैट, क्योंकि यहां पर कोई बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, ट्रिक होती तो मैं बता देता आपको। क्लियर है? क्योंकि अगर ट्रिक होती तो ऑब्वियसली वो आपके सामने ही होती, बट आपको जस्ट इनको सबको क्या करना है, याद रखना है। सो कुछ और फॉर्मूलेज हैं इसमें, 5 to 7 फॉर्मूलेज एक्स्ट्रा और है इसमें, तो मैं वो पूरी इमेज इसके साथ वाली पूरी आपको शेयर कर दूंगा। आप उसको खुद से क्या है, एक दो बार उसको आप खुद लिखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं एक आध बार नहीं है, कितनी बार क्वेश्चन आया है और डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। सर बहुत घंटे की थी। हाँ, वो अदर देन देयर इज नॉट एनी ऑप्शन। चलिए हम रिकरेंस रिलेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका मेनली जो क्वेश्चन है वो प्रिडिकेट लॉजिक पे, इस पे क्वेश्चंस मैक्सिमम इस पे ही आए हुए हैं, ठीक है। और सेकंड जो है आपका, दैट इज जो प्रिपोजिशंस है, तो प्रिपोजिशंस तो दैट इज आई थिंक वेरी इजी, ठीक है। और ये स्टेटमेंट से आप जो जनरेट कर रहे हैं ये भी इजी, आप इजीली आप उस स्टेटमेंट को अगर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट फॉर्मूलेस पे अगर आता है तो फिर फॉर्मूले ही याद रखने पड़ेंगे हमें। चलिए रेफरेंस रिलेशन, तो वो कोई लॉजिक जनरली लेके देखिए सॉल्व नहीं आपने किया जा सकता? डीबीएमएस जब पढ़ेंगे ना आप, तो डीबीएमएस में भी इसका लॉजिक आपको ज्यादा क्लियर होगा। जब डीबीएमएस में आप टपल रिलेशन कैलकुलस, डोमेन रिलेशन कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो वहां पे ये सब कुछ ही है, सारा चीजें, ठीक है। यस सर। सो रिकरेंस रिलेशन क्या है आपका, सो देखिए रिकरेंस रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो इन दिस केस हम यहाँ पर जनरली देखिए, आप डिस्क्रिट यहाँ पर मैथ्स में हम देखते हैं कि एक डिस्क्रिट न्यूमेरिक फंक्शन होता है आपका और एक कंटीजियस फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम का एक डोमेन दिया हुआ है, सेट ऑफ प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग आपको क्या है, डोमेन दिया हुआ है, और उन सारे प्रॉब्लम्स की या उन सारे स्टेटमेंट्स को आपको जनरलाइज्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सो दैट इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। जैसे जनरली आप जो हम डेटा स्ट्रक्चर में और वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी वाला निकालते हैं कि टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये रिकर्सिवली आपका चलता जा रहा है, गॉट इट। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दैट एन की वैल्यू के लिए n-1 है, n-1 के लिए आप किसको कॉल करेंगे, n-2 को कॉल करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर मान लीजिए वैल्यू, अब यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है, अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो आपको बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ 50, टी ऑफ 50 की वैल्यू क्या होगी या टी ऑफ 20 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन डिजाइन करनी है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली क्या कर सकें, आंसर निकाल सकें। तो देखिए इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि व्हाट इज द रिकरेंस रिलेशन। सो लिखना लेट AR इक्वल्स टू A0 A1 A2 A3 अप टू AR एंड सो ऑन, ठीक है, is be a discrete numeric function, be a discrete numeric function, ठीक है। let AR equals to this be a discrete numeric function, so an equation, so the equation relating AR for any R, ठीक है, relating AR for any R is called
recurrence relation. अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, आपके पास एक डोमेन है जिसमें आर की अलग अलग वैल्यूज है. आर की वैल्यू 0 तो ए 0, 1 के लिए A1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है एंड सो ऑन. अब ये इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, सो आपकी आर की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है, उसके लिए हम जो इक्वेशन बनाएंगे दैट इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन. ठीक है, लाइक एग्जांपल इक्वेशन किस टाइप से बनती है आपकी, जैसे आपने यहां पर लिखा दैट इज ए, ठीक है, ए आर लाइक कांस्टेंट के साथ लिखते हैं हम, C0 प्लस ए आर, C1 ए आर माइनस 1 प्लस C2 ए आर माइनस 2, ठीक है, एंड सो ऑन. इस तरीके से आपकी कोई इक्वेशन है और इसके करस्पॉन्डिंग यानी हम रिवर्स चल रहे हैं, आर आर माइनस 1 आर माइनस 2 अप टू आप कहां तक जाएंगे, जो भी आपकी टर्म होगी C1 2 3, C के आपने बोल दिया कोई कांस्टेंट है और ए आर माइनस के तक रन करेगा ये. ठीक है, और अगर आर्थ टर्म पे चले गए आप यानी कि A0 को कॉल कर लेंगे आप. क्लियर है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू किसी फंक्शन, इसके करस्पॉन्डिंग आपने एक इक्वेशन डिजाइन किया है. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. ठीक है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन है. तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो इस टाइप से आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन. यानी कि आपको इस टाइप से एक इक्वेशन लिख दी और पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दैट रिकरेंस रिलेशन. सो ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है आपका, तो देखिए हम फर्स्ट टाइम देखते हैं दैट ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन, ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन. सो ऑर्डर का मतलब होता है आपका, ऑर्डर इज द डिफरेंस बिटवीन, order is the difference between highest and lowest subscript, highest and lowest subscript of dependent variable. हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. देखिए मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिस आपने ये जो इक्वेशन लिखी दैट ए आर एंड सो ऑन, लाइक मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, एक इक्वेशन है दैट इज वाई आर प्लस 2. अब ए की जगह कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ए बी वाई जेड कुछ भी. 5 आर प्लस 1, 5 आर प्लस 2 माइनस 5 आर प्लस 1 प्लस 6 वाई आर इज इक्वल टू 0. मान लीजिए इक्वेशन दी है और आपसे पूछा व्हाट इज द ऑर्डर, तो इस टाइप से इक्वेशन लिखिए और आपसे पूछा कि इस रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर क्या होगा. तो ऑर्डर का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट. क्लियर है, तो व्हाट इज द हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट यानी कि जो आपका सबस्क्रिप्ट में वैल्यू लिखी है आर आर प्लस 1 आर प्लस 2, ठीक है, उनमें जो हाईएस्ट है और जो लोवेस्ट है उनका डिफरेंस. तो हाईएस्ट क्या है, आर प्लस 2. ठीक है, सो आर प्लस 2 माइनस दैट इज लोवेस्ट इज आर. तो ऑर्डर क्या होगा आपका, आर प्लस 2 माइनस आर, आर से आर कैंसिल यानी कि 2 ऑर्डर की आपका रिकरेंस रिलेशन ही है. क्लियर है, मान लीजिए आर प्लस 3 से आर तक जाता तो ऑर्डर 3 हो जाता. तो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट से लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट रिकरेंस रिलेशन. ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा. तो ऑर्डर के लिए आपको सबस्क्रिप्ट फाइंड करना है और अगर आपसे पूछा है कि डिग्री, ठीक है, ये लिखा आपने, Yes, sir. देखिए अगर आपसे पूछा व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन, डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन, सो डिग्री के लिए हम क्या लिखेंगे, लाइक दैट डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ रिकरेंस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका. ठीक है, सो लाइक आपने लिखा है यहां पर 3 y स्क्वायर r. ठीक है, या लाइक दिस y क्यूब y स्क्वायर x माइनस 6 y x माइनस 1 प्लस 2 y x माइनस 2. देखिए अलग अलग वर्ड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि किसी भी टाइप की इक्वेशन आ सकती है आपकी y x x माइनस 1 x माइनस 2. सो हाईएस्ट पावर अगर आपको लिखी है दैट इज लाइक दिस. से प्रीवियस केस में हर जगह पावर 1 था आपका,
यहाँ पे पावर क्या है आपकी, दैट इज हाईएस्ट 2, सो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज वाई एक्स, तो वाई एक्स की हाईएस्ट पावर दैट इज 2, सो इज इक्वल्स टू 2, डिग्री ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन इज 2। क्लियर? सो देखिए, जस्ट रिकरेंस रिलेशन आप डिजाइन कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट के लिए, ठीक है, एक सेट ऑफ आपकी डोमेन रहेगा, उसके लिए आपको एक जनरलाइज इक्वेशन डिजाइन करना है, सो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकरेंस रिलेशन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको किस टाइप से, एक तो आपको हमने बोला दैट सिंपल ऑर्डर एंड डिग्री पूछ लिया आपसे, या फिर आपको सॉल्यूशन एक रिकरेंस रिलेशन दिया और उसका बोला है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो आपको मेनली यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन देखना है। तो किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर लाइक इफ रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, रिकरेंस रिलेशन इक्वेशन आपकी दी हुई है, दैट इज जो अभी हमने फाइंड फॉर्मेट लिखा था, C0 AR प्लस C1 AR माइनस 1 प्लस C2 AR माइनस 2 अप टू एंड सो ऑन CK AR माइनस K इज इक्वल्स टू F ऑफ R, लाइक दिस। इस टाइप की एक इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन। तो देखिए, सॉल्यूशन फाइंड आपको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द टोटल सॉल्यूशन, we use two type of solution. The first one is homogeneous solution, ठीक है, that is represent AR, पावर में हम ब्रैकेट के अंदर H लिखते हैं, ठीक है, homogeneous solution AR, ठीक है। And the second one is particular solution, homogeneous solution and particular solution, ठीक है। सो होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप लिखेंगे लाइक दिस ARP, ठीक है। सो व्हाट इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो देखिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब आपका किस टाइप का सॉल्यूशन को होमोजीनियस बोलेंगे हम, जैसे इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि पुट राइट हैंड साइड ऑफ recurrence relation, put right hand side of recurrence relation, put right hand side of recurrence relation 0, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ रेफरेंस रिलेशन इज 0। आपको राइट हैंड साइड को क्या करना है, पुट करना है, यानी एफ आर की प्लेस पे 0 रख देंगे आप, और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन। और इस केस में हम क्या करेंगे, इन विच वी पुट एफ ऑफ आर इन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, यानी जस्ट आपको क्या करना है, एक बार तो एफ आर रख के सॉल्यूशन निकालना है और एक बार एफ आर की प्लेस पे 0 रख के सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब दोनों सॉल्यूशन आपको मिल गए, तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे, दैट ए आर इक्वल्स टू ए आर एच प्लस ए आर पी, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल ए आर की सॉल्यूशन आपका यहां पर जनरेट हो जाएगा। अब देखिए, दैट इज सम लेंदी प्रोसीजर, ठीक है, कि होमोजीनियस और पर्टिकुलर, लेकिन आपसे दोनों सॉल्यूशन एक साथ कभी नहीं पूछा जाता, यानी कि सिर्फ क्या होगा कि व्हाट इज द होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ दिस, सो मैक्सिमम होमोजीनियस के ऊपर ही आता है, एंड दैट इज इजी, उसको सॉल्व करना इजी होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर है? बट उसकी भी कंडीशंस है, कंडीशंस आप सिर्फ याद रख ले, क्योंकि डायरेक्ट कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए प्रोसीजर वाइज पूरा हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है? कुछ डायरेक्ट वे भी होंगे सॉल्व करने के, वो हम देखेंगे किस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप, बट प्रोसीजर इसलिए देख रहे हैं हम क्योंकि आपके स्टेप्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, वन बाय वन हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हाउ टू फाइंड होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन
तो देखिए होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, लाइक दैट इक्वेशन दी है आपको AR प्लस C1 AR माइनस 1 प्लस C2 AR माइनस 2 इज इक्वल टू F ऑफ R, लाइक दिस, ये इक्वेशन दी है। देखिए AR के साथ हमने कोई कांस्टेंट यूज नहीं किया, यानी C0 नहीं है यहाँ पे, तो किसी भी C0 C1 C2 C3 सारे क्या थे आपके कांस्टेंट थे, तो कुछ प्लेस पे हो सकता है, कुछ प्लेस पे कांस्टेंट यानी 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमने 1 एज्यूम कर लिया। इस टाइप से आपको एक इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए आप क्या बोलेंगे कि जस्ट इस पर्टिकुलर को क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड को 0 पुट करना है, C2 AR माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया हमने। नाउ अब आपको क्या करना है, पुट AR इक्वल्स टू अल्फा रेस टू R, यानी AR को अल्फा की पावर R से रिप्लेस करना है, जहां पे AR लिखा है वहां अल्फा रेस टू R लिखेंगे। तो देखिए A रेस टू R को आपने लिखा अल्फा रेस टू R प्लस C1, अब R माइनस, जब R था आपके पास तो अल्फा रेस टू R लिखा, AR माइनस 1 है तो आप लिखेंगे अल्फा की पावर R माइनस 1, और जहां R माइनस 2 है वहां लिखेंगे अल्फा की पावर R माइनस 2, ठीक है। सो दैट इज द इक्वेशन, ये बनी आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ ऑर्डर एट प्लेस ऑफ R, R की प्लेस पे क्या पुट करना है, इस इक्वेशन का ऑर्डर पुट करना है। सो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट R माइनस लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट R माइनस 2, क्या आया, दैट इज 2, R से R कैंसिल, माइनस माइनस 2 प्लस 2, यानी R की प्लेस पे आपको ऑर्डर पुट कर देना है। तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस C1 अल्फा की पावर 2 माइनस 1, यानी कि अल्फा पावर 1 प्लस C2 अल्फा रेस टू 2 माइनस 2, दैट इज 0, क्लियर है, एंड दैट इक्वेशन इज इक्वल टू 0। ये तो चल ही रहा है आपका, साथ में इक्विवेलेंट टू 0 लिखना है। सो ये बन जाएगी आपकी अल्फा स्क्वायर प्लस C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा पावर 0 इज 1, दैट इज इक्वल टू 0, एंड दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपसे जस्ट इतना भी पूछ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस होमोजीनियस रिलेशन। सो अल्फा स्क्वायर प्लस C1 अल्फा प्लस C2, ठीक है। सो देखिए ये पूरे स्टेप्स थी, आप डायरेक्टली भी ये लिख सकते हैं, अरे ऑर्डर तो यहां से समझ में आ ही जाएगा, और आपको पता है AR को अल्फा रेस टू R लिखना है, यानी ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फा पावर 1 होगा और ये अल्फा पावर 0 होगा। सो डायरेक्टली आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे चले जाएंगे। नाउ आफ्टर देन, अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको, इसके रूट्स फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। जस्ट फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जब इसके रूट फाइंड करेंगे आप तो डेफिनेटली 2 रूट आएंगे, ठीक है। सो देखिए उसी के आगे आपको लिखना है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी अल्फा स्क्वायर प्लस C1 अल्फा प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्व देयर आर 2 रूट, दो रूट्स बनेंगे आपके, लाइक अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दैट इज 2 रूट, ठीक है। अब रूट के बेसिस पे आपको सॉल्यूशन डिजाइन करना है, लाइक देखिए क्या बोलेंगे हम, द केस 1, इफ ऑल रूट्स आर इक्वल, ठीक है, सारे रूट्स यहाँ आपके इक्वल हैं, मीन्स अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, देन, ठीक है, ऑल रूट्स आर इक्वल, देन अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा दे, देन वी कैन से दैट अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा, यानी एक सिंगल ही बोल देंगे उसको जब दोनों सेम है तो। देन होमोजीनियस सॉल्यूशन ARH is equals to C1 plus C2 into R alpha raised to R. That is the solution of homogeneous, where C1 and C2 are constant.
देखिए C1 C2 कोई भी दो कॉन्स्टेंट, C1 C2 की जगह P1 P2, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जो ओरिजिनल इक्वेशन में आपके C1 C2 थे दैट इज डिफरेंट, ठीक है, ये अलग है। तो यहाँ पे आप C1 C2 जनरली स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वहां C1 C2 ही लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने C1 C2 लिखा। आप कोई भी कांस्टेंट का नेम लिख सकते हैं। सो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, दैट इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन। ये इक्वेशन बनी आपकी C1 + C2R अल्फा रेज़ टू R। अगर रूट सेम है तो इफ ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट है, सो आपके यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, रूट्स जो हैं α1 इज नॉट इक्वल टू α2। सो इन दैट केस जो सॉल्यूशन बनेगा आपका दैट इज C1 + C2R अल्फा रेज़ टू R, सॉरी सेम ही लिख दिया, दैट द सॉल्यूशन इज C1 α1 रेज़ टू R + C2 α2 रेज़ टू R, दैट इज द सॉल्यूशन। अगेन C1 C2 क्या है आपके, कांस्टेंट है। तो सेम है तो आपको क्या लिखना है, C1 + C2R एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे R का, और अल्फा रेज़ टू R का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्योंकि अल्फा इज कॉमन। यहाँ पे C1 के साथ α1 पावर R और C2 के साथ α2 पावर R, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा पूरा प्रोसीजर देखने में आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको वो टाइम कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। जस्ट जो रूट फाइंड करने में टाइम लगेगा दैट इज ओनली दिस। बस आप ये दोनों केसेस की इक्वेशन याद रखें कि लिखते किस तरीके से, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट इक्वेशन, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशन हमें यहां पर क्लियर होनी चाहिए। सो दिस टू इक्वेशन यहां पे बनी। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम, तो उससे क्लियर होगा कि कैसे आपका किस टाइप से क्वेश्चन आता है। सो लाइक अगर आपसे दिया है यहां पर AR-3 AR-1, ठीक है, -4 AR-2 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू R, ठीक है। सो इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। देखिए 3 रेज़ टू R लिखा है राइट हैंड साइड में, होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड होमोजीनियस सॉल्यूशन, ओनली होमोजीनियस सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है, फाइंड होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर है कि लास्ट स्लाइड देखना है, देख लीजिए। ठीक है, हो गया इसी तरह। देखिए यहां पर वो दोनों फॉर्मूले आपने लिखे नाउ। सो इन दिस केस AR-3, अब देखिए डायरेक्ट आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपसे पूछिए अगर इसकी कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या लिखेंगे। अब देखिए AR-3R-1 R-2, तो यहाँ R दिख रहा है आपको, R-1 R-2, यानी कि ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर। देखिए अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन, अगर सिंपलेस्ट क्वेश्चन आया तो ऑर्डर पूछा, ऑर्डर क्या बनेगा आपका R-2 दैट इज इक्वल टू 2। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, हम क्या लिखते हैं, AR की प्लेस पे अल्फा रेज़ टू R लिखते हैं, तो अल्फा रेज़ टू R लिखेंगे और R की वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज द ऑर्डर, यानी अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा रेज़ टू 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और -4 दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -4 इक्वल टू 0। व्हाट इज द रूट, बताइए रूट कैसे निकालते हैं, अब ये हमें आना चाहिए, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिंपल मैथ्स है आपके। क्या रूट्स बनेंगे अल्फा के, 1 and 3. यस 1 and 3 9, 4 and -1. यस 4 and -1 इज द राइट आंसर। देखिए कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पर जनरली प्रोसीजर क्या होता है कि दैट टर्म दैट फर्स्ट, इसको आप जनरली A एज्यूम करते हैं, यहाँ पे A B and C, तो जो A और C इसका मल्टीप्लीकेशन और जो आपका यहाँ पर दिख रहा है
दैट इज दिस। ये आपका किस में आना चाहिए? सम में, यानी कि आपको -4 जनरेट करना है और एडिशन क्या होना चाहिए? -3। तो आप इसको ब्रेक करेंगे, -3 अल्फा को ब्रेक करेंगे आप, अल्फा स्क्वायर माइनस दैट अल्फा, ठीक है, सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए प्लस अल्फा माइनस 4 अल्फा इज इक्विवेलेंट टू -3 अल्फा। ठीक है, अब यहां से आपने कॉमन ले लिया अल्फा, सो ये बना अल्फा प्लस 1 इस दोनों से, यहां से -4 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो रूट इज अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो दैट अल्फा के दो रूट्स हैं आपके, अल्फा इक्वल्स टू -1 एंड अल्फा इक्वल्स टू +4। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू -1 एंड +4 दैट इज 2 रूट। ठीक है, सो आप जस्ट लिख दें अल्फा 1 इक्वल्स टू -1 एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू +4। सो ये रूट हो गए। अब रूट दोनों क्या है आपके? डिफरेंट है। तो रूट डिफरेंट है यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोनों में से? सेकंड वाला। रूट आर डिफरेंट देन यूज दिस। सो होमोजीनियस फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? दैट इज ARH होमोजीनियस। क्या लिखा हमने? दैट इज C1, ठीक है, इनटू अल्फा 1 रेज टू पावर R प्लस C2 अल्फा 2 पावर R। अल्फा 1 की वैल्यू क्या है आपकी? C1 इज द कांस्टेंट। अल्फा 1 की वैल्यू क्या है? -1 पावर R प्लस C2 4 रेज टू R दैट इज AR। ठीक है, ये आपका AR होमोजीनियस सॉल्यूशन बना। क्लियर है? अब देखिए आपको यहां पर ये इक्वेशन पूछी, अब दैट इज दी, अगर मान लीजिए आपको और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन में डेटा गिवन नहीं है तो आपका आंसर दैट इज दिस। अब अगर आपसे C1 और C2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है तो उस केस में आपको बाउंड्री कंडीशंस दी हुई रहेगी। ठीक है, लाइक यहाँ पर अभी ये हाफ सॉल्यूशन ही कैलकुलेट किया है हमने, क्योंकि हाफ कौन सा आएगा आपका? पर्टिकुलर। फिर दोनों को ऐड करके बाउंड्री कंडीशन आप जनरली अप्लाई करते हैं। बट अगर मान लीजिए सिर्फ होमोजीनियस के लिए आपको बोला है कि अगर बोल दिया आपको कि A0 इक्वल्स टू 1 होगा, A1 की वैल्यू 2 है, देन कैलकुलेट दिस। तो A01 A12 मतलब क्या है? R की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, R की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा। तो देखिए R की वैल्यू 0 रखकर यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी C1 प्लस C2। R की वैल्यू 1 रखने पर एक इक्वेशन बन जाएगी -C1 प्लस 4C2। अब दो लीनियर इक्वेशन है और दो अननोन वेरिएबल है C1 और C2, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। वो वैल्यू फाइंड करके आप फिर से यहाँ पे क्या कर दें? उसको पुट कर दें। सो इफ यू पुट एट दिस प्लेस, सो आपका आंसर आ जाएगा उस केस में। क्लियर है? सो अगर राइट हैंड साइड में 3R लिखा है तो फिर उस केस में हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर तो निकालना ही है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया, अभी देखिए ये सॉल्यूशन है आपका होमोजीनियस। आपको क्वेश्चन इस टाइप से लिखा है AR माइनस 5 AR माइनस 1 प्लस 6 AR माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस R, या जस्ट 2 प्लस R को रहने देते हैं हम। दैट इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में दिया है अगर मान लीजिए आपको। ठीक है, सो इस केस में आपका सॉल्यूशन अगर पूछा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका कोई फंक्शन ही नहीं है, तो यानी जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके साथ मान लीजिए आपको कोई बाउंड्री कंडीशन भी दी, ठीक है, बोला है विथ a of 0 is equals to 1 and a of 1 equals to 1, और बोला है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अच्छा बताइए, सबसे पहले तो रूट्स क्या क्या आएंगे? क्योंकि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे आप। अगेन ऑर्डर 2 है, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन? 2 and 3। क्लियरली 2 और 3 दिख रहा है, अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। सो अल्फा इक्वल्स टू 2 and 3। अगेन दो डिफरेंट रूट है, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 2
एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू 3. बोथ आर डिफरेंट, यानी फॉर्मूला अगेन वही लगेगा आपका C1 अल्फा 1 पावर R प्लस C2 अल्फा 2 पावर R. ठीक है, दैट इज AR इक्वल्स टू दिस. नाउ आप इस पे पुट कर दें C1 अल्फा 1 इज 2 रेस टू R प्लस C2 3 रेस टू R. अब देखिए एट R इक्वल्स टू 0, R इक्वल्स टू 0 पे क्या इक्वेशन बनेगी, क्योंकि A 0 की वैल्यू दी है तो R इक्वल्स टू 0 पे इक्वेशन क्या आएगी, A ऑफ 0 इक्वल्स टू C1 into 2 raised to 0 plus C2 into 3 raised to 0. Got it? 3 raised to 0, 2 raised to 0 is 1. ठीक है, A0 की वैल्यू कितनी है आपकी, that is equals to 1. तो 1 equals to C1 plus C2, यानी C1 plus C2 is equal to 1. एक इक्वेशन यहां से बनी. At R equals to 1, R equals to 1 पे बनेगा A1 equals to C1 2 raised to R 2 raised to 1, C1 is to 2 raised to 1 plus C2 into 3 raised to 1. क्या बनेगा, A1 की वैल्यू भी 1 दी है आपको, 1 is equals to 2C1 plus 3C2. अब दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास, यू कैन इजीली सॉल्व दिस टू, और C1 और C2 के रूट मतलब वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट दैट C1 plus C2 is equals to 1 and 2C1 plus 3C2 is equals to 1. आप क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो 2C1 plus 2C2 is equals to 2, 2C1 plus 3C2 is equals to 1. सब्सट्रैक्ट किया, सो ये कैंसिल हो गया आपका, क्या बचेगा, माइनस C2 is 1, यानी C2 is equals to -1. क्लियर है, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस किया आपने तो माइनस C2 इक्वल्स टू 1 बचेगा. सो C2 इक्वल्स टू -1, C2 को -1 पुट करेंगे आप यहां पर. ठीक है, सो क्या आएगा आपका, इन दिस फर्स्ट इक्वेशन में अगर आपने लिखा तो C1 plus C2 is equals to 1, C2 की प्लेस पे -1 लिखा आपने, तो C1 is equals to 2. C1 C2 की वैल्यू आ गई, जस्ट पुट इट एट दिस इक्वेशन, यहां पर पुट करेंगे, सो फाइनल इक्वेशन आपकी बनेगी C1 is 2, 2 into 2 raised to R minus C2 is -1. ठीक है, दैट्स वाई माइनस 3 raised to R डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे आप, चलेगा. दैट इज द आंसर. अब यहां पे अगर आपसे बोला A50 की वैल्यू क्या होगी, तो A50 तो डायरेक्ट R की प्लेस पे 50 लिखें और यू कैन गेट द आंसर. ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, ये जो C1 अल्फा 1 टू द पावर R है सर, ये फॉर्मूला है सर. यस, A0 इक्वल टू कहां पे, ये वाला ना, स्टार्टिंग पे यही. यस ये ना, यस इट इज द, ये हमने दो कंडीशन लिखी थी ना यहाँ पे, कि अगर रूट्स आपके डिफरेंट है तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा, और रूट इक्वल है तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन. ओके ओके सर. है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा इसको. वो दोनों पॉइंट याद रखने हैं बस आपको, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डायरेक्ट आप देख के बना ही लेंगे, रूट्स भी फाइंड कर लेंगे, दैट इज नॉर्मल थिंग. बस ये रूट अगर डिफरेंट है तो इस टाइप से पुट करना है, फिर जो बाउंड्री कंडीशन अगर दी है तो वो वैल्यू पुट करके आप C1 C2 की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि C1 C2 अननोन है आपके पास. और अगर बाउंड्री कंडीशन नहीं दी है तो आपको आंसर डायरेक्ट इस फॉर्मेट में दिया होगा 4 ऑप्शंस में. ठीक है, सर ये फॉर्मूला आता कैसे, ये जो इक्वल के लिए अलग है और डिफरेंट के लिए अलग है? अब देखिए इससे पूरी तो स्टैंडर्ड थ्योरम से, अब इतना अगर मैं पढ़ाऊंगा ना तो तुम पागल हो जाओगे, तो कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए मैं आपको रेफरेंस के लिए एक बुक का नाम दे देता हूं, आप उसमें आराम से पढ़ सकते हो इस फॉर्मूले को कि कैसे जनरेट हुआ है ये. क्लियर है, बट यहाँ पे उसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके सर. ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा है आपके पास, उस डिस्क्रीट डेटा के लिए आपने क्या किया है, कंटीन्यूअस एक इक्वेशन जनरेट की है कि आपकी A0 पे वैल्यू 1 है, A1 पे 1 है, A2 को पुट करोगे तो अलग एक वैल्यू आ जाएगी आपकी. अब देखिए डायरेक्टली भी आप इस, जैसे मान लीजिए आपको एक शॉर्ट वैल्यू पूछी है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ जो इक्वेशन लिखी है, आपको डायरेक्टली से पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4, तो 0 और 1 तो दिया हुआ है, 2 कैलकुलेट कैसे करेंगे आप. सो यहाँ पर आप जस्ट क्या लिखेंगे, मान लीजिए अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन आती है आप तो क्या लिखेंगे, A इक्वल्स AR इक्वल्स टू, आपने इक्वेशन लिखी तो A2 की वैल्यू क्या आएगी,
तो जस्ट उस पे आर की वैल्यू 2 पुट करके रख दे। अब अननोन आपके पास क्या क्या आएंगे, देखिए A2 माइनस, यानी कि अगर आपको AR दिया है तो 2 तक वैल्यू दी हुई होगी, यानी जहां तक की इक्वेशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहां तक की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। यानी इस इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं, देखिए लाइक दिस, क्या इक्वेशन है आपकी, AR माइनस 5 AR माइनस 1, ठीक है, प्लस 6 AR माइनस 2, यही था आपका, दैट इज दिस, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर ना। अब हमें यहां पर जस्ट इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, AR इक्वल्स टू 5 AR माइनस 1, ठीक है, दैट इज माइनस 6 AR माइनस 2, इक्वल के इधर लेके आ गए हम, ठीक है। सो यहाँ पे A0 इक्वल्स टू 1 दिया है आपको, A1 इक्वल्स टू 1 दिया है, A2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो A2 इक्वल्स टू 5 A, R की वैल्यू 2 रखी, 2 माइनस 1 यानी कि 1, माइनस 6 A, 2 माइनस 2 दैट इज 0, ठीक है। तो 5 into A1 is 1, minus 6 into A0 is also 1, तो 5 minus 6 that is minus 1, A2 आपका minus 1 आएगा। Got it? So A2 is minus 1. You can put here R की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रख रहे हैं, that is 2, तो 2 कितना आएगा, 2 raised to 2 4 into 2 8 minus 3 raised to 2 9, 8 minus 9 that is minus 1. Got it? यस सर। तो वो आपने 2 और 3 के लिए ठीक है, अब A100 के लिए पूछ लिया आपसे, तो फिर हम क्या ऐसे करते जाएंगे क्या रिकर्सिवली, सो उसके लिए आपका दैट इज द इक्वेशन। क्लियर है? सो इस टाइप से आपको होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए पूछा जाता है। अब देखिए इसी का सेकंड सॉल्यूशन जो है दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उस पे अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है आपका, ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे, यानी टोटल सॉल्यूशन पूछा था वहां पे। सो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम वो लिख लेते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो भी आपको होमोजेनियस तो निकालना ही है, यानी कि होमोजेनियस तो कंपलसरी है आपको, कोई भी सॉल्यूशन पूछा हो, यानी रूट्स तो फाइंड करने ही है हमें। अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू अगर फाइंड नहीं करेंगे हम तो वहां पर आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो भी इक्वेशन है, हाँ देखिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी आज आपका डिस्क्रीट मैथ्स, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जितना भी पोर्शन, कितनी टाइम क्या हुआ है अभी, दैट इज 7 o'clock, ठीक है। सो इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन को देखना है हमें, ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन है, उसके अलावा आप रिकंसिलेशन पे डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो देखने हैं। अगर आप आज अगर हो जाता है तो या तो एक्सटेंड करके मैं खत्म कर दूंगा या फिर कल क्लास ले लेंगे हम एक, ठीक है शिवानी। चलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, दैट इज एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर फंक्शन क्या लिखा, हमें क्या बोल रहा है, राइट हैंड साइड में क्या पुट करना है आपको, फंक्शन एफ आर। सो अगर एफ ऑफ आर आपका फॉर्मेट है एफ ऑफ आर इक्वल्स टू बीटा रेस टू आर फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है आपका, देन अगर इस फॉर्मेट में आपका फंक्शन है, राइट हैंड साइड में इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखी है, बीटा इज, ठीक है, वेयर बीटा इज कांस्टेंट, बीटा कोई कांस्टेंट है आपका 2 3 4 5 जो भी लिखा हो वहां पे 1 2 3 4 5, तो अगर फंक्शन एफ आर इक्वल्स टू बीटा रेस टू आर के फॉर्म में, तो उस केस में सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो देखिए दैट इज द फर्स्ट केस, ठीक है, इसको आप केस 1 लिख सकते हैं, इफ फंक्शन इज बीटा रेस टू आर फॉर्म। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट अगेन सॉल्यूशन में भी केसेस है, देखिए इफ बीटा इज नॉट इक्वल्स टू एनी रूट, ठीक है, एनी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, एनी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स अल्फा, यानी किसी भी अल्फा के इक्विवेलेंट नहीं है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 2 r लिखा होता और आपके रूट्स में भी 2 है, यानी आपने अल्फा 1 अल्फा 2 फाइंड किया, तो वहां पर कोई एक रूट आपका मान लीजिए उसके इक्विवेलेंट है, तो वो केस अलग होगा। अगर वो किसी भी रूट के इक्विवेलेंट नहीं है तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा देन
ARP particular solution is equals to P into beta raised to R. Again P is constant. ठीक है, P क्या है आपका? कांस्टेंट है. ठीक है, if beta is not equals to any characteristic root, then ARP equals to P into beta raised to R. Second, if beta is equals to characteristic roots with multiplicity 1, मल्टीप्लिसिटी m लिख देते हैं. देन देखिए क्या मतलब है इसका, सिंपल सा लॉजिक है. मान लीजिए हमने यहाँ पे बोला कि अल्फा 1 और अल्फा 2 आपके दोनों रूट हैं. हम क्या बोल रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक रूट विथ मल्टीप्लिसिटी m. यानी कि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों क्या है आपके सेम ही है. ठीक है, मतलब अल्फा 1 इज 2 एंड अल्फा 2 इज ऑल्सो 2, रूट अगर सेम आ जाते हैं आपके. और बीटा रेस्ट टू आर की प्लेस पे हम क्या बोल रहे हैं, बीटा इज ऑल्सो 2, यानी 2 रेस्ट टू आर फंक्शन दिया है आपका. तो ये बीटा की वैल्यू जो है वो दोनों रूट के इक्विवेलेंट है. तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी. यानी कितने रूट के इक्विवेलेंट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. अब मान लीजिए सिर्फ अल्फा 1 2 है और अल्फा 2 3 है, तो बीटा सिर्फ एक ही रूट के इक्विवेलेंट है, तो m की वैल्यू 1 है. अब मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है और 3 बार चल रहा है आपका, और 3 में से 2 रूट के इक्विवेलेंट है और एक के नहीं है. तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जितने रूट के वो इक्विवेलेंट है m की वैल्यू उतनी सेट कर देंगे आप. ठीक है, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा आपका, दैट इज p into r raised to m beta power r. Got it? r raised to m beta power r. That is the solution. अब यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि if beta is equal to single root, then m equals to 1. If beta is equals to 2 root, then m equals to 2. ठीक है, एंड सो ऑन. जितने भी रूट के इक्विवेलेंट होगा m की वैल्यू उतनी सेट करते जाएंगे आप. यहां पर हमने बोला एक भी रूट के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए r रेस्ट टू m कुछ भी नहीं लिखा आपने, सिर्फ बीटा इंटू r से मल्टीप्लाई कर दिया. यहां पे एक्स्ट्रा ये भी यूज करना है, दैट इज दिस. सो ये दो केसेस बने आपके. नाउ केस 2, if f of r is equals to polynomial of degree k. पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रखी है, मान लीजिए एफ आर की जगह कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इस टाइप की. ठीक है, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा आपका, देन ठीक है, देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ARP is equals to P1 plus P2 R. ठीक है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन ये लिख दिया हमने कि ये बनेगा if k equals to 1, 1 डिग्री का है आपका. ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन है. सॉल्यूशन आपका बनेगा दैट इज P1 plus P2 R plus P3 R square if the equation is quadratic. ठीक है, सो इस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा. एंड ARP equals to P1 plus P2R plus P3R square. ठीक है, एंड PK plus 1 R raised to K if degree is K. ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन. सो K डिग्री है तो जहां तक आपकी वैल्यू है वहां तक ग्रो करना है. अगर 1 लीनियर इक्वेशन लिखी है आपकी, सो दैट इज दिस. क्वाड्रेटिक पावर वाला दिख रहा है राइट हैंड साइड में, एफ आर फंक्शन आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर्मेट दिख रहा है, तो ये सॉल्यूशन. अगर आपकी पावर 3 है तो 3 तक जाएंगे, k है तो k तक यहाँ पर रन कर दिए. दैट इज जनरलाइज फॉर्म. क्लियर? सो दैट इज दिस टू केस एंड द लास्ट वन केस 3. देखिए सिर्फ लास्ट केस है आपका ये. क्लियर है? इफ f of r
इज इक्वल टू, अब देखिए दो केस देखे थे हमने, एक बीटा रेस टू आर वाला केस देखा कि अगर बीटा के रेस टू आर के फॉर्म में है तो इस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है, पॉलिनोमियल डिग्री के फॉर्म में तो ये सॉल्यूशन बनेंगे। और अगर आपका जो फंक्शन है वो बीटा रेस टू आर और पॉलिनोमियल दोनों का फॉर्मेट यूज कर रहा है इनटू पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री के, यानी दोनों फॉर्म है आपके, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन जिस भी फॉर्मेट में आपको वहां लिखा होगा, ठीक है। सो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट इज फर्स्ट, अगेन अब बीटा के लिए जो रूल्स थे आपके वो फिर से चेक करना है। पॉलिनोमियल वाला तो सेम रूल है आपका, देखिए लीनियर हुआ तो ये सॉल्यूशन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्वाड्रेटिक हुआ तो ये सॉल्यूशन ऐड कर देंगे, के डिग्री वाला हुआ तो ये ऐड कर देंगे यहाँ पे। और बीटा आर के लिए भी सेम रूल है, यानी दोनों केस 1 और केस 2 को जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स इट। यानी कि 1 और 2 अगर हमें क्लियर है तो थर्ड में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, बीटा इज नॉट इक्वल टू एनी रूट, ठीक है, किसी रूट के इक्वल नहीं है। सो उस केस में आपका सॉल्यूशन जो बनेगा दैट इज ए आर पी इज इक्वल टू बीटा रेस टू आर, ठीक है, एन टू, यहां पर आप लिख देंगे P1 प्लस P2R प्लस P3R स्क्वायर अप टू PK प्लस 1 R रेस टू के डिग्री के लिए, ठीक है, डिग्री के लिए लिखा आपने। सेकेंड, इफ बीटा इज इक्वल टू m रूट्स, कितने रूट्स के इक्विवेलेंट है, m के इक्विवेलेंट है। सो आप यहां से क्या करते हैं, r रेस टू m का मल्टीप्लाई करते हैं बीटा रेस टू r, और बाद वाली इक्वेशन एज इट इज P1 प्लस P2R प्लस P3R स्क्वायर PK प्लस 1 R रेस टू k, दैट इज दिस, गॉट इट। सर इसमें एक कंडीशन और बन सकती है ना, क्या, रूट से डिफरेंट हो और उनमें से एक के सिमिलर अगर बीटा होगी तो? हाँ तो वही तो है, जितने के सिमिलर है, एक के सिमिलर है तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी, m की वैल्यू 1 हो जाएगी, यही तो लिखा था हमने इधर, सर क्लियर। यहाँ लिखा था ना m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन, यस। ठीक है। वो दो अलग अलग के लिए हमने मर्ज करके एक ही में लिख दिया था कि आप बार बार तीन केसेस देखिए, वो मैं 3 लाइन में भी लिख सकता था बट मैंने इसमें ही मर्ज कर दिया उसको कि m की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो 1 कर देंगे, 2 के इक्वल है तो 2 कर देंगे, m की वैल्यू तो पुट करना है हमें। यस सर क्लियर। तो फर्स्ट और सेकंड केस अगर हमें समझ में आ गया तो थर्ड वाले में बस दोनों केस को मल्टीप्लाई किया है हमने, दैट्स इट, क्लियर। सो देखिए अब बस इतना याद रख लें आप, ठीक है, कैसे भी, अब जिसको वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये फॉर्मूलेज, आप एक दो क्वेश्चंस अगर इस पे अप्लाई करेंगे सो बन जाएंगे, क्योंकि देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आपका थोड़ा भी एक वैलिड फंक्शन दे दिया एफ आर तो उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, बट होमोजीनियस सॉल्यूशन तक आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए अभी हमने जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था उसी को सॉल्व करते हैं हम। हमने लिखा था दैट इज AR minus 3 AR minus 1 minus 4 AR minus 2 is equals to 3 raised to R, ठीक है, ये दिया था हमें। केस 1 देखना है, ओके देख लीजिए, दैट इज दिस केस 1, सिर्फ बीटा रेस टू आर के फॉर्म में दिया है, तो दो कंडीशन है, बीटा किसी रूट के इक्विवेलेंट नहीं है तो ये सॉल्यूशन, अगर m रूट के इक्विवेलेंट है तो ये सॉल्यूशन, m की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, गॉट इट। देखिए अभी तक का डिस्क्रीट मैथ्स का सबसे बोरिंग टॉपिक यही है, इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़ते हैं, तो शुरू में पढ़ा था तो तुम अगले दिन आते ही नहीं क्लास में, है ना आरव? ठीक है, यहाँ पे दिया Yes, है विथ a0 इक्वल्स टू 1 एंड a1 इक्वल्स टू, ऊपर से जा रहा है, अरे मतलब कुछ ऊपर से नहीं, नहीं जा रहा बट टफ लग रहा थोड़ा, मतलब याद करना पड़ता था, इतना सारा कंटेंट ना दिमाग से चला जाता है। अब क्या करें, कुछ जिस चीज के लिए ट्रिक है वो तो मैं बताऊंगा, अब नहीं है तो फिर उसके लिए अभी देखिए आगे जो क्वेश्चंस में हम करने वाले हैं, ठीक है, जो जो हो अपने रिकरेंस रिलेशन पे क्वेश्चंस आए हैं मैक्सिमम, उसमें आपको ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है,
ठीक है, लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको ये बताना जरूरी था। गॉट इट? हम जो क्वेश्चंस आगे करेंगे वो डायरेक्टली होंगे आपके सारे, उसके लिए आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। शायद लास्ट डे है। लास्ट डे आई थिंक, क्या टाइम हुआ अभी? लास्ट डे तो नहीं है, क्वेश्चंस हो पाते हैं, देखते हैं लास्ट डे, या तो कल क्लास रख लेंगे, आपके कोई वो डाउट्स भी हो तो आप कल हम एक सेशन रख लेंगे जितनी भी देर का होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 4, ठीक है। पहले आपने इक्वेशन बनाई, ये अभी हमने सॉल्व किया था, इसके दो रूट आएंगे आपके, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू -1 एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। दैट इज दिस टू रूट नाउ, और इन दिस केस यहां पर दो रूट है आपके, ठीक है। सो हमने बोला था होमोजीनियस सॉल्यूशन जो बन रहा है आपका ARH, दो डिफरेंट रूट के लिए आप क्या लिखेंगे? C1 यानी -1, सॉरी C1 इंटू अल्फा 1 रेस टू R -1 रेस टू R प्लस C2 इंटू अल्फा 2 यानी कि 4 रेस टू R। ये एक सॉल्यूशन आपने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आप क्या चेक कर रहे हैं? राइट हैंड साइड में f ऑफ r क्या है आपका? 3 रेस टू R, मीन्स बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा 1 कितना है? -1, अल्फा 2 कितना है? 4। सो बीटा इज नॉट इक्वल टू एनी रूट, किसी रूट के इक्विवेलेंट नहीं है बीटा। दैट मीन्स कौन सा केस? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का ये वाला सीक्वेंस, p Yes. इंटू बीटा रेस टू r, यानी ARP क्या लिखेंगे आप? ARP इज इक्वल टू p इंटू बीटा यानी कि 3 रेस टू r, बीटा की वैल्यू 3 है, तो दैट इज दिस। गॉट इट? अब देखिए यहां पर अभी आपको अगर सिर्फ इतना पूछा है कि अननोन वेरिएबल्स दिए, यानी कि अगर ये बाउंड्री कंडीशन नहीं दी होती तो आप जस्ट इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, यानी फाइनल सॉल्यूशन आप क्या लिख देंगे? ARH प्लस ARP, ये बन जाएगा आपका, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां तक भी पूछा है तो आपका क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपसे p की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो देखिए p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? इस p इंटू 3 रेस टू r जो है आपका, इसको पुट करना है ओरिजिनल इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप क्या करना है, इसको जस्ट जहां AR लिखा है वहां p इंटू 3 रेस टू r लिखना है। तो पहला AR है तो क्या आएगा? p इंटू 3 रेस टू r माइनस 3 AR -1, तो AR के लिए p इंटू 3 रेस टू r लिखा, AR -1 के लिए क्या करेंगे? p इंटू 3 रेस टू r -1, जहां r लिखा है वहां r, जहां r -1 है वहां r -1, यानी ये पूरा पुट किया हमने इस AR -1 की प्लेस पे, -4 इंटू p इंटू 3 रेस टू r -2, ये कंप्लीट पुट किया हमने यहां पर AR -2 के लिए, इज इक्वल्स टू 3 रेस टू r। हम क्या बोलते हैं कि राइट हैंड साइड में फंक्शन पुट करना है तो यहां पे पुट करना है और फिर सॉल्व करना है। अब आपको जस्ट क्या करना है? कंपेयर करना है ऑपरेटर्स। आप जस्ट इसको जिस तरीके से जो लॉजिक से आप इसको सॉल्व करें, p की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल वे क्या है आपका, कि हमें राइट हैंड साइड में 3 रेस टू r लिखा है। अब मैं यहाँ पर अगर देखूं, सो व्हाट वी कैन सिलेक्ट द कॉमन, तो देखिए ये जो आपका है दैट इज 3 रेस टू r -2, अगर मैं इसको इक्वेशन में कॉमन लेता हूं 3 रेस टू r -2, तो यहां पे क्या बचेगा आपका? p तो बचेगा ही, p के साथ क्या आएगा? देखिए ये 3 स्क्वायर, गॉट इट? क्योंकि 3 स्क्वायर जब इसमें ऐड करेंगे तो 3 रेस टू r बनेगा, 3 स्क्वायर यहां पे बचा -3p इंटू यहां से क्या बचेगा? 3 रेस टू 1 -4p इज इक्वल टू 3 रेस टू r। क्लियर है? तो आप इसको लिख सकते हैं 9p -9p -4p, ठीक है। ये 3 इंटू 3 9 हो गया, 9p कैंसिल, ये आपका 3 रेस टू r -2 बाहर है, दैट इज 3 रेस टू r। क्लियर है? सो इन दिस केस यहां पे आप देखेंगे, आप कंपेयर अगर करते हैं तो देखिए इस 3 रेस टू r -2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 रेस टू r डिवाइड बाय 3 रेस टू 2
इंटू -4p इज इक्वल टू 3r। तो 3r से 3r कैंसिल, -4p इक्वल्स टू 9, 3 की पावर 2 इज 9, तो p क्या आ गया आपका -9/4। दैट इज द वैल्यू ऑफ p। इस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो आपकी बिल्कुल बीटा रेस टू आर का फॉर्म था, तो सिंपल बना। अदरवाइज अगर क्वाड्रेटिक होगा और होगा तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तो इतना टफ क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको। क्लियर है? और पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए सर वो आप बोल रहे थे दोनों होमोजेनियस और पर्टिकुलर को ऐड भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ये अब आप क्या करेंगे, दैट इज, ये तो p की वैल्यू आ गई, यानी इस पर्टिकुलर के साथ ऐड कर दिया आपने ये पॉइंट, -9/4 यहाँ पे पुट किया आपने 3r। फिर r की वैल्यू 0 रखने पर एक इक्वेशन बनेगी, r की वैल्यू 1 रखने पे एक इक्वेशन बनेगी, और c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट बनेगा आपका। ठीक है, अभी तो आप इतना सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे इसका फाइनल कि c1 अल्फा 1 कितना था, दैट इज -1/r प्लस c2 4/r प्लस p की वैल्यू आई आपकी -9/4 इंटू 3/r। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन और ये होमोजेनियस सॉल्यूशन, ये ओवरऑल आ गया। दैट इज AR इक्विवेलेंट टू दिस। अब R की वैल्यू 0 पे एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, R की वैल्यू 1 पे बनेगी, C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब आपका राइट हैंड साइड में फंक्शन होगा तब आपकी ये इक्वेशन है। अगर राइट हैंड साइड में 0 लिखा होगा तो सिर्फ होमोजेनियस सॉल्यूशन ही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें, कॉलेज में भी आपका आई थिंक सिलेबस में होगा ये चीजें कि नहीं है या नहीं है? नहीं होती सर ऐसी चीजें। ऐसी चीजें नहीं होती तो हमारे इधर यस सर, कुछ मिलता जुलता इससे है नहीं करती है सर ऐसी चीजें, अपनी तरफ ध्यान नहीं खींचते हैं ऐसी चीजें, स्किप नहीं, हो जाती है। M1 M4 जैसे हमारे यहाँ डिस्क्रीट मैथ्स का सब्जेक्ट ही रहता है साइड, तो वहां पे ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक सर है, आप कहाँ से हैं? सिलेबस में तो रहती है From सर ये चीजें। इंदौर। 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 सो आप यानी कि नॉर्मल RGPV यूनिवर्सिटी की भी अगर आप बात करें, आपके उधर नहीं चलती होगी, तो उधर ये सारा सिलेबस रहता है, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका गेट का है। यानी यहाँ नॉर्मल जो BE में सिलेबस पढ़ाया जाता है दैट ऑल ऑफ द गेट सिलेबस। तो ज्यादा ये सर। चीजें क्या हमारा हो भी रहा है, आरजीपीवी है सर। तो फिर वहां पे तो रहता है ये। हाँ सर, तो बोलते रहे है मिलता जुलता कुछ है, पढ़ा नहीं पर उसमें। पढ़ा नहीं क्या? ऐसी बिल्कुल लाइक मिल स्किप इसी सेम में सर, मतलब इतना स्किप हो जाती है, ये चीजों पे दिमाग ध्यान ही देता है सर, स्किप कर देता है। सही है, वो चीजें सही है आपकी। अब देखिए, अब इसमें अगर कुछ इजी चीज होती है तो मैं खुद बता देता, अभी है ही नहीं है, जब पॉसिबल ही नहीं है उसको इजी कर पाना, तो हाउ कैन वी डू दैट। ठीक है, बट आपको सिंपल जैसे कि ये इक्वेशन दी है और सिर्फ होमोजीनियस सॉल्यूशन पूछा, तो इतना तो आई थिंक मतलब कोई टफ नहीं है वो चीज। हाँ ये तो इक्वेशन कोशिश निकालना कर वगैरह सकते कुछ टफ हैं। नहीं है, बट बस वही ना, तो आप अगर 2-4 क्वेश्चन आप उस पर सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उस पर कमांड बनेगी, आपकी प्रैक्टिस। ये वाला टफ नहीं है। मैं बोल रहा था इसके जो पहले आपने जो फॉर्मूले लिख पाए, 7 फॉर्मूले लिख पाए, और आपने कहा कि मैं वर्ड शेयर करने वाला हूँ, दैट पार्ट वाज क्वाइट टफ कि लाइक इतने सारे फॉर्मूले विदाउट कोई मतलब लॉजिक तो है, फिर भी इतना सारा कहाँ से लाएंगे लॉजिक की सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाए, अरे 10 अब 12 देखो 13। डायरेक्ट ट्रिक है वो, तो अब वो तो क्या है कि उसके लिए अगर हाँ मतलब वही सर, क्योंकि इतने सारी चीज, क्योंकि इतनी सारी चीजें माइंड में रहेंगी नहीं सर, क्योंकि 10 सब्जेक्ट भी है मतलब गेट में। वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी। Yes. आप या तो उसको जस्ट क्या है कि बाकी क्वेश्चंस आपके उस फॉर्मूले पे कोई बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, कभी एक आध फंस जाता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं, मालूम है आपको, ताकि हाँ डेफिनेटली आप 100 में से 100 तो नंबर लाओगे नहीं, डेफिनेटली नहीं लाएंगे। तो वो चीजें आपको अवॉइड करना है, सीधी सी बात है। सर अरे उसमें सर ये भी दिक्कत है ना सर कि हम क्रैम करके चले भी जाते हैं, तो सर वहाँ हाँ हम श्योर नहीं होंगे कि सर कि हम लगा, मतलब होता है ना सर कि आंसर लगाने टिक सही करने के है, बाद श्योर है कि आंसर यही है, कंफर्म है, हो गया, ये हाँ मार्क्स बिल्कुल। क्लियर है। वो रहता डेफिनेटली। है ना, वो डाउट रहता है कि यार सही भी है कि नहीं है। हाँ और सर माइंड में वो स्पेस भी गया फिर वहां का, मतलब उतना टाइम प्लस जो अपन ने यहाँ पर डाले वो भी वेस्ट हो गए। नहीं तो देखिए, आपका जो गेट का एग्जाम है तो ये सारे फैक्टर ही मिला के पेपर बनाया जाता है, कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना आप लगा रहे हो, किस क्वेश्चन पे आपको
छोड़ना है, किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ वहां पे ये भी आपको देखना है। यानी ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि यार टाइम खाने वाला है फिर भी आप उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिनको आपको छोड़ना है वहां पे, मतलब उसको रखना है कि यार लास्ट में टाइम मिला तो मैं करूंगा इसको, अदरवाइज नहीं करूंगा। सो वो सारे फैक्टर मिला के आपको एग्जाम में मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि अगर आपने इस बार गेट दी और अगली बार दी तो जरूरी नहीं एक बार आपके 60 मार्क्स आए तो अगली बार भी 60 आ जाएंगे, ठीक है, हो सकता है उससे कम हो जाए, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना चल गया आपका उस 3 घंटे के अंदर, दैट इज ऑल, ठीक है। सो कोई बहुत ज्यादा लोड लेने वाली चीज नहीं है। आपको मान लो अगर लग रहा है कि फॉर्मूलेस उसमें से कोई आपको टफ लग रहे हैं तो मत याद करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अब वो तो है, दोनों चीजें हैं कि आप बिल्कुल या तो अगर याद रखने में रटने में बिल्कुल माहिर है उनके लिए बेस्ट है वो चीजें, ठीक है। बाकी वैसे तो सब सारी चीजें समझ के ही बनाई है हमने, और ये सारी अब जो स्टैंडर्ड चीजें होती है उनको तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, उस पे भी हम थोड़ा सा और देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आया और किस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर आज हम एक काम करते हैं, कल ही क्लास लगते हैं, आज आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। यार डेफिनेटली। ठीक है। सो देखिए इसमें अब जो नॉर्मल रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। शेयर कर दीजिएगा जी। हाँ ये पीपीटी तो शेयर कर दूंगा। गेट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम डिस्कस करेंगे, उनको कैसे इजी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो चीजें हम समझेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, इसको आपको रेयर केस में ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डायरेक्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे तो आप कभी मतलब जाएंगी। चलिए उस कल की क्लास में हम देखते हैं। इसके अलावा भी आप प्रीवियस टॉपिक पे कुछ अगर आपको कोई हो डाउट सो यू कैन आस्क ऑन टुमारो। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।